हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में दैट मीन्स टाइम रिस्पांस में हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बारे में बात करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट करूंगा तो मेरा जो क्वेश्चन का सिलेक्शन रहेगा वो बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़े से गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन के साइड रहेगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास अच्छे अच्छे कंसेप्ट को मैं कनेक्ट करूँगा। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि इतने क्वेश्चन की सिलेक्शन से आपका एक अच्छा खासा कंसेप्ट एक टाइम रिस्पांस का बन जाए। तो वीडियो अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो, कंट्रोल सिस्टम के इस चैप्टर को, टाइम रिस्पांस को, तो आप वीडियो वन बाय वन आराम से देखते जाइएगा लास्ट तक। तो टाइम रिस्पांस का एक अच्छा खासा कंसेप्ट इन वीडियोस के थ्रू आपका मैं कवर करूँगा। ठीक है, ओके। कंसिडर ए सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इक्वल टू s+6 डिवाइड बाई ks² प्लस s plus 6. Its damping ratio will be 0.5 when the value of k is, options are 1/5, 3, 1/6, 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन गेट 2002 से आपके पास एक क्वेश्चन है। एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+6 अपॉन ks² प्लस s+6। डैम्पिंग रेशियो गिवन है 0.5 और k की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है फॉर दिस डैम्पिंग रेशियो। ऑप्शंस आर, ये ऑप्शंस गिवन है। अब हमको दिख रहा है कि आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम, नॉर्मली कंट्रोल सिस्टम में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डील करते हैं। और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली हम कंट्रोल सिस्टम में जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आपके पास वो C/R ऑफ S की वैल्यू कितना रहता है, K ω_n² अपॉन s² प्लस 2ζ⍵ns प्लस ω_n²। ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, वेयर डीसी गेन इक्वल टू कितना है, डीसी गेन दैट मीन्स s इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो डीसी गेन की वैल्यू कितना आएगा, k आएगा। और जीटा जो है आपके पास वो डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर, ये डैम्पिंग रेशियो। और ω_n जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस। तो कई बार क्वेश्चन देख के आपके पास कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आपके पास। देखिए ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमारा न्यूमरेटर का कोई भी टर्म्स हो, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो डिनोमिनेटर का इक्वेशंस होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो हमारे पास होती है एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, s² प्लस 2ζ⍵ns प्लस ω_n²। जो क्वेश्चन में गिवन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, अगर मैं k से डिवाइड कर दूं आपके पास, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो आपके पास कि अगर मेरे को s² का टर्म चाहिए, यहाँ पे k का टर्म से कोफिशिएंट s² का चाहिए, तो मैं इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकता हूँ, k से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो s+6 डिवाइड बाई k, s² प्लस s/k प्लस 6/k। देखो आपके पास k से डिवाइड कर दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका कितना हो गया आपके पास जो गिवन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, s² प्लस s/k प्लस 6/k, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर का कोई भी टर्म्स आपके पास गिवन हो, आपको सिंपल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ आपके पास, तो देखो 2ζ⍵n की वैल्यू कितना हो गया, 2ζ⍵n की वैल्यू आ गया 1/k, वेर जीटा इक्वल टू कितना है 0.5। अगर जीटा 0.5 है तो 2ζ की वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 × ω_n का आंसर 1/k आ गया। सेकेंड इक्वेशन आपके पास दैट मीन्स ω_n का आंसर 1/k। सेकेंड कितना आपके पास 6/k, 6/k इक्वल टू कितना आपके पास ω_n²। तो 6/k इक्वल टू ω_n²। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आया। और सेकेंड इक्वेशन कितना है 6/k इक्वल टू ω_n²। अब अगर ω_n की जगह 1/k सॉल्व करता हूँ मैं, 6/k है, ω_n² है, ω_n की वैल्यू 1/k पुट करो तो 1/k² आ गया। और 1/k² तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया, k से k कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो 6 इक्वल टू 1/k आ रहा है। तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो k का आंसर कितना आ गया 1/6। ये तो जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो आपके पास, आपको क्वेश्चन क्रिएट किया गया हो कि डैम्पिंग रेशियो इतना और कोई किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो आपका इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप इससे कंपेयर कर लें। अब अगर आप कंसेप्ट वाइज देखना चाहते हो कि जो इक्वेशंस लिखा है ये क्या फॉर्मेट है और जो हम जानते हो क्या फॉर्मेट है, तो ये जो इक्वेशंस आप यूज करते हो कंट्रोल सिस्टम में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस,
इस इक्वेशंस में अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर आप s इक्वल टू 0 पुट करते हो आपके पास, तो s इक्वल टू 0 पे रिजल्ट कितना आ गया, k आ गया। s इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 0। इसका मतलब है जो ट्रांसफर फंक्शन है जो हम डील करते हैं, दिस ट्रांसफर फंक्शन पासेस द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखो गेन वैलिड है, गेन आ रखिए, और स्टॉप द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऐसा फिल्टर, ऐसा सिस्टम जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करे और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करे, तो ये होता है लो पास फिल्टर। इसका मतलब है ये सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर हम डील करते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन में चेंज किया गया है, क्वेश्चन में न्यूमरेटर का टर्म चेंज किया गया है। जैसे मैं गिवन की बात करूँ कि जो क्वेश्चन है उसमें गिवन कैसे है, चलो s इक्वल टू 0 पुट करते हैं। s इक्वल टू 0 में कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 6/6, देखो ये आपके पास 1 आ गया। s इक्वल टू आपके पास इन्फाइनाइट में आपके पास कितना आ गया, ध्यान रखिएगा, s इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो s इक्वल टू 0 में आपके पास 1 आ गया। s इक्वल टू इन्फाइनाइट में कितना आ रहा है, 1/, आपके पास ये वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो अभी आपके पास जैसे ही मैं 1/, आपके पास इन्फाइनाइट की वैल्यू, अगर आपके पास ये s स्क्वायर है, द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड बाय सेकंड ऑर्डर इन्फाइनाइट पुट करूँ तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो अभी भी क्या हुआ आपके पास कि जो बिहेवियर आपके पास है वो लो फ्रीक्वेंसी पे आपके पास देखो सिस्टम आपके पास पास हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, s इक्वल टू 0 पे देखो आपके पास कांस्टेंट रिजल्ट आ गया, और s इक्वल टू इन्फाइनाइट पे 0 आ गया। अगेन ये सिस्टम भी एक सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर है जो लो फ्रीक्वेंसी पे पास कर रहा है आपके पास और हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर रहा है। इसका मतलब है कि एक लो पास फिल्टर का ये अल्टरनेट फॉर्म दिया हुआ आपके पास। और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा हो सकता था कि ऊपर सिर्फ s होता, अगर ये s होता तो s इक्वल टू 0 पे भी 0 होता है, s इक्वल टू इन्फाइनाइट पे भी 0 होता है, दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे अगर आउटपुट 0 देता तो ये बैंड पास फिल्टर बन जाता। अगर मैं इसमें से हटा दूं 6, तो s इक्वल टू 0 पे 0 देगा, s इक्वल टू इन्फाइनाइट पे 0 देगा, दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे अगर गेन 0, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका अभी भी यही होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर भी 1/6 होगा। तो न्यूमरेटर का टर्म्स अगर कोई चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो फिल्टर का बिहेवियर चेंज कर रहा है। हो सकता है जो हम जानते हो लो पास फिल्टर वो हाई पास फिल्टर हो, वो एक बैंड पास फिल्टर हो सकता है बैंड स्टॉप फिल्टर, उससे कोई मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो आप हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का केयर करें और वहां से डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड जो भी अननोन है उसको आप फाइंड आउट कर लो, तो आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर का टर्म्स चेंज है। ओके, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैज द ट्रांसफर फंक्शन c ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s इक्वल टू 4/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 विथ r ऑफ t एज द यूनिट स्टेप फंक्शन। द रिस्पॉन्स c ऑफ t of the system is represented by, there are 4 step responses are given। सेकेंड क्वेश्चन गेट 2003 से क्वेश्चन है, आपको एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, देख सकते हैं 4/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। इनपुट आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन गिवन है और c ऑफ t आउटपुट के लिए स्टेप रिस्पॉन्स आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। सी ऑफ टी के लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है इस वाले सिस्टम के लिए। अब इस सिस्टम में अगर देख रहे हो आपके पास कि ट्रांसफर फंक्शन 4/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 है। इस सिस्टम में अगर आप डीसी गेन अगर चेक कर रहे हो s इक्वल टू 0 पे डीसी गेन कितना है, तो डीसी गेन आपके पास आ रहा है s इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जिस भी सिस्टम का डीसी गेन 1 होता है उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n का स्क्वायर, वेयर डीसी गेन k इक्वल टू 1, वेयर डीसी गेन k इक्वल टू 1। अदरवाइज यहाँ पे डीसी गेन की वैल्यू होती है। तो जिस भी सिस्टम में डीसी गेन आपके पास 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे k की वैल्यू 1। तो सिंपल एकदम परफेक्ट सिस्टम हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका ये गिवन है, इसका तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर कर लूँ, ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, तो आपको दिखेगा ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द 2 रेडियन पर सेकेंड। हमारे कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है, चाहे नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चाहे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हो, सब पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ओमेगा n 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये इमेजनरी नहीं हो सकता। तो ओमेगा n 2 रेडियन पर सेकेंड है। 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना, 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू 4, वेयर ओमेगा n इक्वल टू 2, तो जीटा का आंसर कितना आ गया, 1। जैसे मैं ओमेगा n की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1। जब डैम्पिंग रेशियो 1 आता है तो सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। अब जैसे हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल डैम्प सिस्टम आ गया है, कि स्टेप फंक्शन हमारे पास गिवन है, यूनिट स्टेप फंक्शन इनपुट है। तो हमको आइडिया होना चाहिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में जब इनपुट हम यूनिट स्टेप सिग्नल देते हैं
तो यूनिट स्टेप जैसे ही फंक्शन हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है दैट मीन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम का ये आपके पास रिजल्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये अनडैम्प्ड सिस्टम का व्हेन जीटा इक्वल टू 0, ये पता होना चाहिए आपके पास कि एक क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम का है और ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम का। दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों टूवर्ड्स 1 होते हैं, बट ये फास्ट रिस्पॉन्स है, ये फास्ट रिस्पॉन्स है, और ये आपके पास स्लो रिस्पॉन्स है ओवर डैम्प्ड सिस्टम का। तो अगर आपको आइडिया है कि क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम का फिगर फॉर स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, तो सिर्फ आपको पता करना था कि डैम्पिंग कौन सा है, तो आपका आंसर बी हो जाता। तो एक फिगर का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि जब आप स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हो तो रिस्पॉन्स कैसे कैसे होते हैं आपके पास, अनडैम्प्ड का, ओवर डैम्प्ड का, क्रिटिकल डैम्प्ड का, अंडर डैम्प्ड का, सब आइडिया होना चाहिए। बट फिर भी थोड़ा सा अगर मैं आइडियाज़ की बात करूँ कि आपको क्या क्या आपके पास एक्सप्रेशन वाइज आपको क्या क्या क्लियर रहना चाहिए, तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट आपके पास अगर स्टेप सिग्नल है आर ऑफ टी इक्वल टू अगर यू ऑफ टी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास जो सी ऑफ टी की रिजल्ट की पॉसिबिलिटी होती है वो होता है आपके पास ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी फॉर जीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आपके पास आर टी इक्वल टू यू ऑफ टी आपके पास अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट आपके पास चेंज है, आर टी इक्वल टू यू ऑफ टी है, तो सी ऑफ टी का रिजल्ट होता है 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी फॉर जीटा इक्वल टू 0। जो ऑलरेडी पहले रिजल्ट लिखा था वो इम्पल्स रिस्पॉन्स का रिजल्ट है, थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या होगा, व्हेन इनपुट इज यू ऑफ टी, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी होता है, और 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी में अगर आप टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 आएगा और मैक्सिमम 2 आएगा, तो 0 से 2 के बीच में वेरी करते रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में वेरी करते रहता है स्टेप रिस्पॉन्स का रिजल्ट और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकेंड अगर मैं बात करूँ कि सी ऑफ टी का रिजल्ट क्या होता है, तो सी ऑफ टी का रिजल्ट है 1 माइनस ई रेस फॉर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। और ये जो रिजल्ट है आपके पास ये अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशन का होता है व्हेन जीटा इज वेरिंग बिटवीन 0 to 1, ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम का होता है फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स। और अंडरडैम्प्ड सिस्टम की अगर मैं फिगर की बात करूँ तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम का फिगर आपके पास कैसे होता है। तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट होता है आपके पास, ये आपके पास ऐसा ऑसिलेट करते रहता है, और मैक्सिमम जो आपके पास जो स्टडी स्टेट वैल्यू होता है वो लास्ट में आपके पास ये 1, ये यहाँ पे पीक वैल्यू एग्जिस्ट करता है पीक टाइम पे, ये फिगर होता है आपके पास, सब स्टेबल फिगर है ये आपके, ये तो मार्जिन स्टेबल है बट ये स्टेबल फिगर है। तो ये आपके पास होता है अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन में जीटा की वैल्यू 0 से 1 आ जाता तो ये हमारा आंसर होता, देख सकते हो आपके अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर जीटा की वैल्यू 0 आ जाता तो हमारा आंसर कौन सा होता है, ये वाला, दैट मीन्स द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये अंडरडैम्प्ड इज द अनडैम्प्ड। अभी अगर मैं बात करूँ आपके पास की बाकी एक्सप्रेशन वाइज अगर बात कर रहा हूँ, इधर वाले पोर्शन को जस्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं कि थर्ड केस सी ऑफ टी के रिजल्ट की बात करता हूं कि सी ऑफ टी का रिजल्ट वाइज अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो 1 माइनस ई रेस पर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी ई रेस पर माइनस ओमेगा एन टी, ये आपके पास क्रिटिकल टाइम सिस्टम का रिजल्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको याद होना चाहिए, आपको सिर्फ फिगर वाइज क्लियर होना चाहिए। तो आपका टी इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, ये 1, ये 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना होगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, टी इक्वल टू 0 पे देखो कितना आ गया, 0 आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 0 तो 0 आ गया। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे 1 माइनस 0 माइनस 0 तो 1। इसका मतलब ये हो गया क्रिटिकल टाइम सिस्टम का फिगर ऐसे होता है आपके पास, और ये बहुत ही फास्ट आपके पास होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है फास्ट होता है। क्रिटिकल टाइम सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स इसी का होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो ये आपके पास क्रिटिकल टाइम सिस्टम का रिस्पांस। तो ऐसा नहीं कि आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन आपको फिगर का स्टाइल पता होना चाहिए, बिहेवियर वाइज पता होना चाहिए कि बहुत फास्ट रिस्पांस होता है। फोर्थ अगर मैं बात करूँ ओवरडैम्प्ड सिस्टम की अगर बात कर रहा हूँ, तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1 माइनस ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी होता है। टी इक्वल टू 0 पे आपके पास 0 है और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे आपके पास 1 है। इसका मतलब ये होता है स्लो रिस्पॉन्स होता है, ये आपके पास 1। तो देखने में आपके पास दोनों 0 से 1 हो रहे हैं, क्रिटिकल टाइम सिस्टम भी 0 से 1 होता है और ओवर डैम्प्ड सिस्टम भी 0 से 1 होता है, बट ये स्लो रिस्पॉन्स होता है और ये फास्ट रिस्पॉन्स होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये फास्ट और ये स्लो। इसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जीटा की वैल्यू ज़्यादा है आपके पास। तो आपके पास अगर मैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जब 1 से ज़्यादा होगा आपके पास तो ये स्लो रिस्पॉन्स फॉर्म होता है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए। देखो 4 एक्सप्रेशन लिखा हूँ,
तो आपको दिखा आपके पास ये अंडर डैम्ड सिस्टम, ये अनडैम्ड, ये क्रिटिकल डैम्ड और ये ओवर डैम्ड। तो नॉर्मली लोगों को इन दो के बीच में कंफ्यूजन होता है। ऑप्शंस में ऐसा 1 लिखा हुआ था, द 1, ये ऑप्शन में 1 लिखा हुआ था। तो आपको क्लियर है, द स्लो रिस्पॉन्स, द फास्ट रिस्पॉन्स। तो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है इन ऑल सिस्टम्स। एक और चीज़ आपके पास जिसमें अच्छा एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, अगर इस क्वेश्चन में यूनिट स्टेप की जगह अगर यूनिट इम्पल्स फंक्शंस होता, यूनिट स्टेप की जगह अगर क्या मेंशन होता, यूनिट इंपल्स फंक्शन। तो यूनिट इंपल्स फंक्शन के केस में क्या होता कि ये जो दिख रहा है आपके पास, इसी का ही आपके पास इनवर्स लाप्लास होता। अभी तो क्या स्टेप था, स्टेप इधर गया तो सब 1/s का टर्म था, 1/s के कारण ये पूरे के पूरे फॉर्म हुए जितने रिजल्ट्स आपको दिख रहे, क्योंकि स्टेप के केस में इनपुट का लाप्लास 1/s, और जब आप डिराइव करते हैं तो पूरे ये टर्म्स बनते हैं ड्यू टू 1/s। अब अगर इंपल्स का केस बोल रहा हूं तो इंपल्स का लाप्लास तो 1, इसका मतलब इसी का इनवर्स लाप्लास जब आप फाइंड आउट करोगे तो निकलेगा डिफरेंट केसेस में। जैसे अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि इनपुट अगर इंपल्स है, इनपुट अगर आपके पास इंपल्स है, तो उस केस में अनडैम्ड ऑसिलेशन जीटा इक्वल टू 0 का आंसर होता है ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। और अगर आप इसके फिगर की बात कर रहे हो तो परफेक्ट साइनसोइडल का फिगर बनेगा, और एक परफेक्ट साइनसोइडल का फिगर आपके पास ऐसा होगा, ओमेगा एन पे जा रहा है माइनस ओमेगा एन पे जा रहा है, ये सी ऑफ टी का फिगर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर तब वैलिड है व्हेन इनपुट इज स्टेप सिग्नल। अगर ये इंपल्स होता तो ये फिगर नहीं होता, वो फिगर होता, इंपल्स रिस्पॉन्स का फिगर होता फॉर जीटा इक्वल टू 0 के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट होता है वो होता है आपके पास ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेस पा माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, प्लस थीटा नहीं है आपके पास, वो स्टेप रिस्पॉन्स के केस में आता है। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का अंडर डैम्प सिस्टम का फिगर बना हुआ है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में जब आप अंडर डैम्प सिस्टम के फिगर की बात करते हो तो t इक्वल टू 0 पे साइन 0 0, दैट मीन 0, इन्फाइनाइट पे भी 0, तो ये स्टार्ट भी 0 से होता है और एंड भी 0 पे होता है आपके पास। ये एक्सपोनेंशियल, ये इसका मिरर इमेज, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी 0 पे हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट होगा और एंड भी 0 पे होगा। तो ये फिगर डिफरेंट है कंपेयर टू स्टेप अंडर डैम्प सिस्टम, ये 0 से स्टार्ट हुआ और एंड भी 0 पे हुआ। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये स्टार्ट 0 से हुआ लेकिन एंड कहाँ पे हुआ, 1 पे हुआ। तो ये स्टेप रिस्पॉन्स का अंडर डैम्प्ड है, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स का अंडर डैम्प्ड है, दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है तो आपको फिगर का पूरा आइडिया होना चाहिए कि इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में अंडर डैम्प्ड सिस्टम का फिगर क्या होता है। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ कि अगर स्टेप रिस्पॉन्स की, अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करना है, और अगर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम की अगर हम बात करें, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम की, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में इसका रिजल्ट होता है ओमेगा एन स्क्वायर टी इंटू ई रेस पा माइनस ओमेगा एन टी, ये रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है, अगेन 0 आ रहा है ड्यू टू एक्सपोनेंशियल। तो ऐसा फिगर होता है जब t और एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा, ये सी ऑफ टी का फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के केस में अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट है तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का फिगर है और ये स्टेप रिस्पॉन्स का फिगर है, बोथ फिगर्स आर डिफरेंट। इसका मतलब है कि इनपुट भी मैटर करता है कि क्या आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो। और फोर्थ अगर केस की बात करूं कि फोर्थ केस में अगर हमारे पास ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स है, नॉर्मली ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स में क्या होता है, हम डोमिनेंट पोल के कंसेप्ट की बात करते हैं। एक डोमिनेंट पोल जो नियरर टू ओरिजिन रहता है उसको हम लेते हैं, और जो इनसिग्निफिकेंट पोल रहता है उसको हम, आपके पास जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इनसिग्निफिकेंट पोल तो हम रखेंगे नहीं, तो सिर्फ एक ही पोल होगा, एक ही पोल होगा, और ये सिस्टम में तो इनपुट का लाप्लास 1 है, तो एक ही पोल का अगर आपके पास इनवर्स लाप्लास बेस अगर मैं बात करूं तो ऐसा रिजल्ट आता है आपके पास ओमेगा एन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ई रेस पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स का। और अगर इसका अगर आप फिगर बना रहे हो तो देखो ओवर डैम्प्ड सिस्टम का एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल का फिगर बनेगा, t इक्वल टू 0 पे ये रिजल्ट और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम का फिगर है। इसका मतलब है कि आपके पास ओवरऑल 8 फिगर का आपको आइडिया होना चाहिए, ओवरऑल 8 फिगर। स्टेप रिस्पॉन्स के 4 फिगर, जीटा 0, जीटा 0 to 1, जीटा 1, जीटा ग्रेटर देन 1। सिमिलरली इम्पल्स रिस्पॉन्स के 4 फिगर, तो ओवरऑल 8 फिगर का आपको आइडिया है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है जिसमें आपके पास मेंशन हो, इनपुट मेंशन हो आपके पास, और अगर आपको ऐसे ऑप्शंस लगाना हो तो आपको पास एक बार डैम्पिंग रेशियो निकला तो आप डायरेक्ट आंसर आपके पास टिक करेंगे।
तो आपका ये एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अगर किसी को डिटेलिंग में जाना है तो आप देख सकते हो कि पूरे एक्सप्रेशन वाइज आइडिया होना चाहिए फिर क्या हो रहा है करके। बट अगर एक्सप्रेशन का आइडिया ज़्यादा ना हो और डेरिवेशन में आप नहीं जाना चाहते हो तो पूरे के पूरे 8 फिगर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो केयरफुली आप हमेशा इनपुट के बिहेवियर को देखें। जब ये स्टेप है तब तो ये चारों फिगर आपके पास है प्रॉपर डैम्पिंग के अकॉर्डिंग, बट ये इम्पल्स है तो फिर कोई भी फिगर आपका वैलिड नहीं होगा। ये सब पूरे के पूरे 4 फिगर चेंज हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इम्पल्स इनपुट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसको प्रॉपर एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जितने रिजल्ट में लिखा हूँ अलग से अगर आपको नोट करके रखना है तो ये आपके बहुत काम में आ गया। जो भी क्वेश्चंस आप जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सब क्वेश्चंस में अगर आप अप्लाई करोगे इस पूरे कंसेप्ट को आपसे बनेगा, जितने भी फिगर वाइज क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा फास्ट हुआ बट फिर भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपके पास हम इम्पल्स और स्टेप इनपुट के रिस्पेक्ट में हम डैम्पिंग बेस्ड सिस्टम को कैसे जज करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन 100 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस 20 डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू एक्स ऑफ टी डिस्क्राइब्स ए सिस्टम with an input x of t and an output y of t. The system which is initially relaxed is excited by a unit step input. The output y of t can be represented by the waveform. There are 4 waveforms are given. Next question GATE 2011 का क्वेश्चन है। एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखिए आपके पास इनपुट इज स्टेप इनपुट और आउटपुट वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी के लिए 4 फिगर्स गिवन है और आपको सिलेक्ट करना है कि विच फिगर विल बी करेक्ट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से अगर आप देखोगे आपके पास तो वाई आपके पास जो है वो आउटपुट है और एक्स हमारे पास इनपुट है। और हमारा जो सिस्टम है इनिशियली आपके पास जो है वो रिलैक्स सिस्टम है, दैट मीन द इनिशियल कंडीशंस आर 0। वो मेंशन है, क्वेश्चन में भी मेंशन है। अब अगर मेरे को ट्रांसफर फंक्शन निकालना, वैसे भी जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर इनिशियली रिलैक्स सिस्टम। अगर मेरे को इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वाई अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, ध्यान देखिएगा वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, तो अगर मैं इस इक्वेशंस का अगर लाप्लास ले लूँ इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो लाप्लास क्या हो जाएगा 100 एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन 20 एस dy by 20s into y of s plus y of s is equal to x of s। तो अगर मैं बोलूँ कि y of s डिवाइड बाई x of s कितना आ रहा है ट्रांसफर फंक्शंस इस पूरे सिस्टम का, तो 1 अपॉन 100 s स्क्वायर माइनस 20s प्लस 1। और अगर मैं 100 का डिवाइड कर दूँ तो 1 बाई 100 अपॉन s स्क्वायर माइनस 20 बाई 100 दैट मीन्स s बाई 5 प्लस 1 बाई 100। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आ गया ट्रांसफर फंक्शन। अब हमको पता है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होता है आपके पास, अगर मैं उससे कंपेयर करूं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से, दैट मीन्स एस स्क्वायर माइनस एस बाई 5 प्लस 1 बाई 100 से। तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 100, तो ओमेगा एन का आंसर 1 बाई 10 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर मैं 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर कर रहा हूँ 2 जीटा ओमेगा एन को, if 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 वेयर ओमेगा एन इक्वल टू 1 बाई 10, तो यहाँ से देखिए आपके पास जीटा की वैल्यू कितना आ रहा है -1, और -1 दैट मीन्स द नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। तो जीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई। एक्चुअली नेगेटिव डैम्पिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था। वैसे अगर आप स्टार्टिंग से देखते तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोफिशिएंट आपका चेंज है, देख सकते हो आप। तो नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम पे बेस्ड था, और एक नेगेटिव क्रिटिकल, अगर जीटा की वैल्यू +1 आता दैट मीन द पॉजिटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम आपके पास जो होता है, अगर आप आउटपुट की बात कर रहे हो और इनपुट आपका स्टेप सिग्नल है, तो स्टेप सिग्नल के केस में ये आपके पास ऐसा फास्ट रिस्पॉन्स होता है। ये फास्ट रिस्पॉन्स होगा आपके पास y ऑफ t का, फास्ट कब, व्हेन जीटा इक्वल टू 1, और इनपुट क्या है आपके पास स्टेप सिग्नल। बट अगर इनपुट अगर आपके पास इंपल्स हो और जीटा इक्वल टू 1 के लिए फिगर बना रहे तो फिगर ऐसा बनता है इन केस ऑफ इंपल्स, ये आपके पास y ऑफ t का फिगर, ये भी जीटा इक्वल टू 1 के लिए फिगर है। बट ये कब फिगर है आपके पास, व्हेन इनपुट इज इंपल्स। तो अगर इनपुट अगर आपके पास इंपल्स हो तो ये फिगर होता है
क्रिटिकल डैम्प, पॉजिटिव क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम का, और इनपुट अगर आपके पास स्टेप हो तो ये फिगर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में तो स्टेप सिग्नल ही गिवन है, एक्स ऑफ टी इज द स्टेप इनपुट। तो इतना आइडिया होना चाहिए आपको। अभी हम क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन में क्या आ गया, जीटा इक्वल टू -1, दैट मीन द नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। और एक नेगेटिव क्रिटिकल डैम्प सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमको क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव डैम्पिंग सिस्टम प्रोवाइड द अनस्टेबल सिस्टम। तो हमेशा नेगेटिव डैम्पिंग आपको अनस्टेबल सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और नेगेटिव अगर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम है और अगर ये अनस्टेबल सिस्टम है, तो अगर मैं पूरे ऑप्शंस देख रहा हूं आपके पास, तो आपको क्लियर होना चाहिए, देखो आपके पास ये अनस्टेबल आपके पास दिखा रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग से बहुत आइडिया होता तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चल जाता कि ये एक हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि देखो साइन चेंज था। और जो अगर एक हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल्स ना हो, वो एक अनस्टेबल सिस्टम ही शो करता है। और एक अनस्टेबल सिस्टम का रिस्पॉन्स देखो पहला ऑप्शन था, बाकी तीनों स्टेबल है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्टेबल है, ये आपके पास स्टेबल है, ये स्टेबल है, सिर्फ अनस्टेबल ये था, फर्स्ट वन अनस्टेबल था। तो आप क्वेश्चन देख के भी आंसर बोल सकते थे कि ये आपके पास नेगेटिव कोफिशिएंट एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसका रिस्पांस अनस्टेबल होगा। बट फिर भी मैं सॉल्व किया और देखा जीटा इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब जीटा की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती, चाहे -1 चाहे -10, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती, दैट मीन्स द नेगेटिव डैम्पिंग प्रोवाइड द अनस्टेबिलिटी इन द सिस्टम, जो अनस्टेबल सिस्टम, यही आंसर होता है। अगर आपके पास ये आंसर कब होता है आपके पास, ध्यान से देखा जाए तो ये आपके पास एक ओवरडैम सिस्टम का आपके पास है, व्हेन जीटा ग्रेटर देन 1, एक पॉजिटिव ओवरडैम सिस्टम के स्टेप रिस्पांस का फिगर है ये। यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास ये पॉजिटिव डैम्पिंग है, अंडर डैम्प सिस्टम के स्टेप रिस्पांस का फिगर है। और ये आपके पास किसका फिगर है आपके पास, अगर मैं ध्यान से अगर बात कर रहा हूं तो ये आपके पास एक क्रिटिकल डैम्प्ड पॉजिटिव डैम्पिंग का फिगर है, पॉजिटिव क्रिटिकल डैम्प के स्टेप रिस्पांस का फिगर है। इसका मतलब है कि जो तीनों ऑप्शन है आपके पास स्टेप फंक्शंस के अकॉर्डिंग फ्रेम थे, ये ओवरडैम्प्ड, ये अंडरडैम्प्ड और ये क्रिटिकल डैम्प्ड। और पहला वाला ऑप्शन था एक नेगेटिव डैम्पिंग के लिए। तो जैसे आपका नेगेटिव डैम्पिंग आपको मिला तो आपको आइडिया हो गया कि आंसर विल बी ए, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप हमेशा केयर करें ना कि कोफिशिएंट कैसे दिए हुए हैं और ऑप्शंस कैसे लिखे हुए हैं, तो आपको अच्छा खासा अगर आइडिया होगा तो आप बहुत ही अच्छे से पिक कर लेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए था। द आउटपुट ऑफ ए स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन एज y of t equal to 1 minus 2 by root 3 e raised power minus t cos in bracket root 3t minus pi by 6. The transfer function of the system is, options are, first option 2 upon s plus 2 into s plus root 3, second option 1 upon s square plus 2s plus 1, third option 3 upon s square plus 2s plus 3, last option 4 upon s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2015, एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पांस का फिगर गिवन है, स्टेप रिस्पांस का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है उस स्टैंडर्ड सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो स्टेप रिस्पांस का फिगर, स्टेप रिस्पांस का एक्सप्रेशन गिवन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है y ऑफ t का। अब अगर बात करूं आपके पास कि जो स्टाइल है आपके पास स्टेप रिस्पांस के एक्सप्रेशंस की, ऐसा स्टाइल एक अंडरडैम्प सिस्टम का रिस्पांस होता है, स्टेप रिस्पांस अंडरडैम्प सिस्टम का। अगर मैं अंडरडैम्प सिस्टम के रिस्पांस की बात करूं, वेयर जीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, और y ऑफ t की बात करूं, स्टेप रिस्पांस की बात करूं, तो रिजल्ट होता है 1 माइनस ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ये एक अंडरडैम्प्ड स्टेप रिस्पांस का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉस। अब साइन को कॉस में अगर कन्वर्ट करना आपके पास ओमेगा डी टी प्लस थीटा आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास देखो कॉस में आकर इसी एक्सप्रेशन को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो y ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस ई रेस पर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास कि कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा माइनस 90, ये लिखा पाई बाई 2, सिंपल अगर मैं रेडियन में लिख रहा हूँ पाई बाई 2, तो कॉस 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90 साइन थीटा होता है आपके पास, तो ये पूरा का पूरा ये हो गया ओमेगा डी टी प्लस थीटा, इतना पूरा का पूरा। अब ऑलरेडी आपके पास जो एक्सप्रेशन है आपके पास ध्यान से अगर देखोगे तो ऑलरेडी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है रूट 3t माइनस पाई बाई 6 ऐसा गिवन है। तो मेरे को पता है कि आपके पास कॉस ए माइनस 90 इक्वल टू आपके पास साइन, तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चाहे 90 माइनस ए करो चाहे ए माइनस 90 करो, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम लिखे हुए। अब जैसे दोनों एक्सप्रेशन सेम लिखे तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ एग्जैक्टली पूरे टर्म से। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्वेश्चन में मेंशन है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ से थीटा माइनस 90 डिग्री, थीटा माइनस π/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा माइनस π/2 इक्वल टू माइनस π/6 आ गया। अब थीटा माइनस π/2 आपके पास, तो थीटा का आंसर कितना आ गया, 90 माइनस π/6 30 डिग्री, कितना आ गया π/6 π/3 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है। और जो थीटा होता है आपके पास, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, हमको पता रहना चाहिए कि cos थीटा इक्वल टू डैम्पिंग रेशियो होता है एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। इसका मतलब थीटा का आंसर होता है cos इनवर्स डैम्पिंग रेशियो। अब थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री इक्वल टू cos इनवर्स जीटा, तो जीटा का आंसर आ गया cos 60, और cos 60 का आंसर कितना आ गया 1/2 0.5। तो यहाँ से आप थोड़ा सा मैथमेटिकली कंपेयर किया तो आपको पता चला कि जीटा तो 0.5 है, डैम्पिंग रेशियो आप पता कर लिया, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू हमको मिल गई। अब डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू हमको मिल गई, इवन हमको यहाँ से दिख रहा है कि ओमेगा डी की वैल्यू कितना है √3, ओमेगा डी की वैल्यू कितना दिख रहा है आपके पास √3। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ओमेगा डी की वैल्यू √3 है, √3, और ओमेगा डी का आंसर होता है ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये अब ओमेगा डी की वैल्यू अगर √3 है और ये ओमेगा एन है √1 माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/4 हो गया। तो रिजल्ट कितना हो गया आपके पास 4 - 1 √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया ओमेगा एन √3 डिवाइड बाई 2। अब √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा एन का आंसर आपके पास आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो एक्सप्रेशन चाहिए रहता है, एक एक्सप्रेशन डैम्पिंग रेशियो का और एक एक्सप्रेशन किसका चाहिए रहता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का। अब अगर मैं स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपके पास ये होता है k ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, वेयर k इक्वल टू आपके पास डीसी गेन। और जो k डीसी गेन होता है, जब मैं स्टेप रिस्पांस की बात करता हूँ तो स्टेप रिस्पांस की जो स्टडी स्टेट वैल्यू होता है वो डीसी गेन के बराबर होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे k इक्वल टू डीसी गेन है, यहाँ पे देखो जो हमको स्टेप रिस्पांस गिवन है उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू कितना होगा, t टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1 होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन था, और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन था, इसका मतलब डीसी गेन 1 के लिए गिवन था ये। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का रिजल्ट जो होगा वो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कि कब k का यूज होगा। सपोज करो ये एक्सप्रेशन कब सही नहीं होता, अगर इसी एक्सप्रेशन में चेंज होता। सपोज करो किसी एक्सप्रेशन में क्या लिखा होता, ये ब्रैकेट के अंदर होता पूरा एक्सप्रेशन, और बाहर अगर 10 लिखा होता, इसका मतलब ये होता कि स्टडी स्टेट वैल्यू 10 होता, तो फिर ये एक्सप्रेशन की जगह k की जगह आप 10 लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो स्टडी स्टेट वैल्यू 1 था, दैट मीन द डीसी गेन इक्वल टू 1। अगर आपके पास बाहर अगर 10 लिखा होता तो k की जगह भी 10 लिख देता, तो ठीक है, यहाँ तो ऐसा था नहीं। अब इस जगह पे अगर हम बात करें कि ट्रांसफर फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन 2 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा, जीटा की वैल्यू कितना 1/2.5, ओमेगा एन की वैल्यू कितना 2s प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर दैट मीन 4, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास ये आ गया। अब जो स्टाइल से हम सॉल्व किए ये कंपैरिजन बेसिस पे सॉल्व हुआ कि आपको सेकंड ऑर्डर स्टेप रिस्पांस के बारे में पूरा आइडिया था, उस आइडियाज को आप इंप्लीमेंट किए, यहाँ से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाले, यहाँ से डैम्पिंग रेशियो निकाले, ओमेगा डी की हेल्प से आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाले, और फिर ट्रांसफर फंक्शन में चले गया, और हमारे पास आंसर कितना आ गया आपके पास, डी आ गया। इतना देखिए। अगर थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच की बात की जाए तो स्मार्ट अप्रोच की बात ये कर सकते हैं आपके पास कि हमको क्लियर रहना चाहिए कि जब भी सिस्टम अंडरडैम्प सिस्टम होता है, यहाँ पे टर्म्स किसका होता है आपके पास, e रेज़ पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का, और टाइम कांस्टेंट का रिजल्ट कितना होता है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है 1 जीटा ओमेगा एन, तभी तो e रेज़ पावर माइनस टी अपॉन टाउ होगा। तो टाइम कांस्टेंट आपके पास होता है 1 जीटा ओमेगा एन, और यहाँ पे आपके पास ओमेगा डी का रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच की बात करूँ तो मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकता था कि इसी एक्सप्रेशंस में, जो एक्सप्रेशन आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है, इसी को बोलता है कि आप कंपेयर करो, तो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितना होता है, यहाँ से जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 1, और ओमेगा डी की वैल्यू कितना होता, √3। ओमेगा डी का आंसर होता ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। मैं बोलता हूँ ओमेगा डी का स्क्वायर कर लो, तो √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर।
इससे क्या होता है 3 इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर, जीटा ओमेगा देखो ऊपर ऑलरेडी आ चुका है तो ये आ जाता 1, तो ओमेगा एन का स्क्वायर का आंसर आ जाता 4, तो ओमेगा एन आपको मिल जाता 2 रेडियन पर सेकेंड, ये मिल जाता। और आप इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करते तो जीटा का आंसर आ जाता आपके पास 1/2। इसका मतलब डायरेक्टली भी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड और डैम्पिंग रेशियो 1/2 फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बिना भी, अगर थोड़े स्मार्ट अप्रोच की बात की जाए। यही से निकाल लेते आप इसी एक्सप्रेशन को देख के, ये √3 और ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 सेकेंड, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता था। तो जो ऑप्शन फ्रेम थे उसके अकॉर्डिंग डी आंसर आ जाता। तो ये सेकंड स्टाइल हुआ। एक और स्टाइल क्रिएट की जा सकती है इस क्वेश्चन के साथ। क्या स्टाइल क्रिएट की जा सकती है कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, आपको ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना था, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। तो मैं नॉर्मल मैथ्स अप्लाई करता हूँ, एकदम नॉर्मल मैथ्स। अब नॉर्मल मैथ्स में क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट है और इनपुट स्टेप सिग्नल है। तो मैं अगर इस y ऑफ t के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा, अगर आपके पास इस y ऑफ t के एक्सप्रेशंस को अगर मैं साइन का फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ और अगर मैं इसको एक्सप्रेशंस को अगर मैं एक्सपांड कर लेता हूँ, तो y ऑफ t इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, y ऑफ t इक्वल टू था 1 माइनस 2/√3 e रेस पर माइनस t cos √3t माइनस π/6। मैं बोला इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता था मैं 1 माइनस 2/√3 e रेस पर माइनस t साइन, अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा अगर लिख रहा हूँ आपके पास साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स द π/2, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं फॉर्म कर रहा हूँ तो साइन 90 प्लस थीटा आपके पास सिंपल कितना हुआ, √3t माइनस π/6। तभी अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन वाइज क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमको पता है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कॉस थीटा है, ये आपके पास कॉस थीटा का रिजल्ट है। अगर मेरे को इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है कि मेरे को कॉस को अगर साइन के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपके पास अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कन्वर्ट किए थे, तो हमारे पास जब हम कन्वर्ट किए थे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना आ रहा था आपके पास जब मैं कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा आपके पास अगर कॉस थीटा के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2/√3 e रेस पर माइनस t साइन, ये कितना आ गया आपके पास √3t प्लस ये 30 डिग्री और 90 डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री, तो π/3। यहाँ पास एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से इसको एक्सप्रेशन को देखिए, मैं साइन और कॉस के रिलेशंस को यूज किया। अब अगर इसको ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बेसिक मैथ्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 2/√3 e रेस पर माइनस t, साइन a प्लस बी कितना होता है, साइन a कॉस b, तो कॉस आपके पास 60 डिग्री प्लस कॉस a दैट मीन्स √3t और कॉस a साइन b, तो साइन 60 आपके पास साइन 60 डिग्री। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 1 माइनस 2/√3 e रेस पर माइनस t कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 साइन √3t और साइन 60 आपके पास √3/2, ये आ गया √3/2 कॉस √3t। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। नॉर्मल मैथ्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कुछ कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, तो y ऑफ t का आंसर कितना आ गया, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 e रेस पर माइनस t साइन √3t, ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना आ गया, 2 कैंसिल आउट, √3 भी 1 कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस e रेस पावर माइनस t कॉस √3t। देखो ध्यान से, अब अगर मैं इस सिस्टम में लाप्लास अप्लाई कर दूं तो y ऑफ s का आंसर कितना होगा, 1 का लाप्लास 1/s माइनस 1/√3, इसका आपके पास लाप्लास कितना हो गया, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, बट यहाँ पे चेंज किया e रेस पर माइनस t है, तो s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कॉस के कारण कितना हो गया आपके पास s, और ये माइनस के कारण s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3। बेसिक मैथ्स अप्लाई किया।
अब आपके पास एक्सप्रेशन वाइज 1/s आ गया, √3 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आंसर आ रहा है 1/s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस s + 1 का स्क्वायर प्लस 3, इतना आपके पास आ रहा है। तो अगर मैं 1/s को कॉमन लूँ और ये माइनस ले लूँ तो कितना हो गया आपके पास, माइनस आपके पास s - 2, पूरा आपके पास ये माइनस s -1 -2, तो s + 2 अपॉन s + 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास y(s) का रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए ध्यान से कैलकुलेशन। अब इसमें अगर मैं एलसीएम परफॉर्म कर रहा हूँ, ये s हुआ s + 1 का स्क्वायर प्लस 3, इस वाले टर्म्स में आ गया s + 1 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब s² प्लस 2s + 1 + 3 माइनस ये s का मल्टीप्लाई हुआ s के साथ तो कितना हो गया -s² माइनस 2s, इतना आ गया। s² कैंसिल आउट, 2s कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आपके पास आया y(s) का रिजल्ट। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो y(s) का रिजल्ट आया 3 + 1 4 अपॉन s + 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स s² प्लस 2s + 1 + 3। इसका मतलब आउटपुट ट्रांसफॉर्म आ रहा है 4 अपॉन s² प्लस 2s + 4, ये आउटपुट ट्रांसफॉर्म है। हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, ट्रांसफर फंक्शन। हमारा जो इनपुट सिग्नल दिया है वो स्टेप सिग्नल दिया है, और अगर स्टेप सिग्नल हमारा इनपुट सिग्नल से आपके पास, जैसे इनपुट सिग्नल अगर आपके पास स्टेप सिग्नल है r(t) = u(t), तो इनपुट का लाप्लास कितना होता है 1/s। तो पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, आउटपुट ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट ट्रांसफॉर्म। जैसे ही 1/s से डिवाइड किया s कैंसिल आउट, आंसर विल बी 4 अपॉन s² प्लस 2s + 4 ट्रांसफर फंक्शंस। देखिए आंसर आ गया। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल मैथ से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको करना क्या था, आपको जो भी फंक्शंस था उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना था और इसको एक्सपांड कर लेना था। sin a + b का फॉर्मूला अप्लाई किया हूं मैं, sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, और जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाला, उसके बाद अप्लाई किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास अप्लाई किया, पूरा कैलकुलेशंस किया, तो ये आउटपुट ट्रांसफॉर्म का एक आंसर आया। और इनपुट सिग्नल स्टेप सिग्नल था तो उसका लाप्लास 1/s, दोनों को जैसे डिवाइड किया दैट मीन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, स्टेप रिस्पॉन्स का जो इक्वेशन था ये आपके पास इन दोनों का रेशियो, दैट मीन द ट्रांसफर फंक्शंस। तो आंसर आ गया 4 अपॉन s² प्लस 2s + 4। तो इतनी वैरायटी ऑफ अप्रोचेस अप्लाई किया जा सकता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, बुकलेट को सॉल्व कर रहे हो, घर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वैरायटी ऑफ अप्रोचेस अप्लाई करके रहो। एग्जाम में कौन सा कब क्लिक कर गया पता नहीं चलता है, तो आपको बहुत आइडिया होना चाहिए किसी क्वेश्चन के बारे में। तो ठीक है, तो मैं 3 अप्रोचेस सॉल्व किया इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल मैथ से भी सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g(s) = s + 1 upon s⁻p into s + 2 into s + 3, where p is an integer is connected in unity feedback configuration as shown in the figure. Given that the steady state error is 0 for unit step input and is 6 for unit ramp input, the value of the parameter p is, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2017 से। ये गिवन है आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस गिवन है, देख सकते हो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये हमारे पास इनपुट r(t), ये आउटपुट c(t), और एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होता है दैट मीन द एरर। यहाँ पे आपके पास एरर, ठीक है, एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम बना हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो स्टडी स्टेट एरर होगा फॉर द स्टेप इनपुट विल बी 0, ये मेंशन है, और फॉर रैम्प सिग्नल स्टडी स्टेट एरर फॉर द रैम्प सिग्नल विल बी 6। आपको यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है, स्टेज पर p की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन जो है, जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो स्टडी स्टेट एरर पे बेस्ड है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप सिग्नल is given by 1/1 plus kp, where kp = position error coefficient। kp का जो डेफिनेशन होता है वो kp = होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 g(s), एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो g(s) है, s टेंड्स टू 0, ये kp का रिजल्ट होता है। अब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि स्टडी स्टेट एरर का रिजल्ट आपके पास 0 है। अब स्टडी स्टेट एरर का रिजल्ट 0 है, इसका मतलब kp का जो आंसर होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर kp की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो एरर विल बी 0 फॉर द स्टेप इनपुट, कंफर्म। तो kp की वैल्यू अगर आपके पास इनफाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं आपके पास
कि हमारे पास जो स्टडी स्टेट एरर होगा आपके पास 0 होगा। आपको ये ना लगे कि यहाँ पे आपके पास केपी की वैल्यू आपके पास और कुछ भी हाई वैल्यू रहेगी तो आपके पास एरर 0 हो जाएगा। एकदम परफेक्ट बात कर रहा हूँ। तो केपी का रिजल्ट हमारे पास जो होना चाहिए वो इन्फानाइट होना चाहिए। अब केपी लिमिट एस टेंड्स टू 0, इसी वाले रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ कि जो इन्फानाइट आपके पास रिजल्ट है केपी का, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस की वैल्यू कितना, एस प्लस 1 अपॉन एस रेस पावर पी एस प्लस 2 एस प्लस 3, ये आपके पास रिजल्ट है। अब केपी की वैल्यू इन्फानाइट है और एस टेंस टू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो देखो ये 0 हुआ तो 1 बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा। यहाँ पर जो रिजल्ट है आपके पास लिमिट एस टेंस टू 0 पे तो 1, 2 और 3 1/6 अपॉन एस रेस पावर पी है और ये आपके पास इन्फानाइट है। तो कंफर्म है इस रिजल्ट में। देखो ये आपके पास इन्फानाइट कब आएगा, जब आपके पास ये वाला एस टेंस टू 0 आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा पी की वैल्यू, अगर मेरे पास पी की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, कोई भी फैक्टर पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 अगर 1 है तो 1 अपॉन एस होगा और एस की वैल्यू 0 पुट करोगे इन्फानाइट। पी की वैल्यू 2 है तो एस इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपके पास पी की वैल्यू 2 है, एस स्क्वायर होगा, पी की वैल्यू 2 है, एस 0 पुट करोगे इन्फानाइट आएगा। इसका मतलब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पी की वैल्यू अगर 0 हो गया तो एस रेस पर 0 1 होता है आपके पास, और अगर ये कांस्टेंट आ गया तो ये कभी इन्फानाइट नहीं बन सकता। तो कंफर्म है कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा, उसके लिए सेकंड इन्फॉर्मेशन दी है कि एक रैम सिग्नल का स्टडी स्टेट एरर कितना दिया है, 6 दिया है। तो इन केस ऑफ रैम इनपुट स्टडी स्टेट एरर फॉर रैम इनपुट is given by 1 upon kV, where kV equal to velocity error coefficient, kV equal to velocity error coefficient, or velocity error coefficient kV is given by limit s tends to 0 s into g of s, the definition of velocity error coefficient, ये डेफिनेशन होगा kV का। अब जैसे आपके पास kV की वैल्यू आपके पास ध्यान से देखिएगा कि अब स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू तो आपके पास 6 गिवन है, तो kV की वैल्यू कितना हो गया 1/6। अब ये 1/6 है, लिमिट एस टेंस टू 0, अब लिमिट एस टेंस टू 0 एस का मल्टीप्लाई और यहाँ पे फैक्टर कितना है जी ऑफ एस का, देखिए एस प्लस 1 अपॉन एस रेस फॉर पी एस प्लस 2 एस प्लस 3, ये आपके पास 1/6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ लिमिट एस टेंस टू 0 को, लिमिट एस टेंस टू 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, ये एस के कारण जब डिवाइड किया तो कितना आ गया एस प्लस 1, ये एस है जैसा आपके पास डिनोमिनेटर में आया तो एस रेस पर पी माइनस 1 हुआ, एस प्लस 2 एस प्लस 3, ये इक्वल टू 1/6। जैसे मैं एस इक्वल टू 0 पुट करूंगा रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 अपॉन एस रेस पर पी माइनस 1 को रहने दो यहाँ पे 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 कैंसिल आउट हो गया, तो एस रेस पर पी माइनस 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, और एस रेस पर पी माइनस 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि पी की वैल्यू 1 होगा। अगर पी की वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स एस रेस पर 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है वो पी की वैल्यू अगर 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो द वैल्यू ऑफ पी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। अब ये तो हमारा कैलकुलेशन का स्टाइल हुआ, स्टडी स्टेट एरर लिखने का स्टाइल हुआ कि इन केस ऑफ स्टेप सिग्नल एरर ऑफ स्टेप इनपुट 1/1 प्लस केपी का ये स्टाइल, इन केस ऑफ रैम सिग्नल एरर का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ केवी, सब दिख रहा है आपके पास। बट अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिस्टम है आपके पास, ये जो दिख रहा है एस की पावर पी है, यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट करता है, ये पी ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ सिस्टम। मैं थोड़े कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अगर P की वैल्यू 0 होगा तो टाइप 0 सिस्टम होगा, P की वैल्यू 1 होगा तो टाइप 1 सिस्टम होगा। अब हमको क्लियर होना चाहिए, अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं तो टाइप 0 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर फॉर द स्टेप सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्या बोला मैं, टाइप 0 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर फॉर द स्टेप सिग्नल, टाइप 1 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर फॉर द रैम सिग्नल, टाइप 2 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर, टाइप 2 सिस्टम गिव्स द फाइनाइट एरर फॉर द पैराबोलिक इनपुट। ये ऑर्डरिंग है इनपुट का, तो स्टेप के लिए फाइनाइट एरर कब होगा, जब टाइप 0 सिस्टम होगा। टाइप 1 सिस्टम में जब रैम सिग्नल देंगे तो एरर कितना होगा, फाइनाइट होगा। सिमिलरली टाइप 2 सिस्टम में अगर पैराबोलिक इनपुट देंगे तब एरर फाइनाइट होगा। हम क्वेश्चन में जैसे देखें कि आपका एरर फाइनाइट है रैम सिग्नल पे, तो रैम सिग्नल फाइनाइट एरर कब देता है, जब वो टाइप 1 सिस्टम होता है, और टाइप 1 सिस्टम दैट मीन नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन 1, तो P की वैल्यू आपके पास 1 होना ही चाहिए था। डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकता था अगर मेरे को इतना आइडिया होता तो।
अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना जाऊं तो मैं डायरेक्टली कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि पी की वैल्यू क्या होना चाहिए 1। एक टाइप 1 सिस्टम का जो एरर होता है फॉर द स्टेप इनपुट, ये एरर 0 होता है। टाइप 1 सिस्टम में जब रैम सिग्नल देते तब एरर आपका फाइनाइट आता है, और अगर इसी में अगर मैं पैराबोलिक इनपुट दे दूं तो एरर विल बी इनफाइनाइट। तो अगर आपको एरर का ऑर्डरिंग क्लियर है, इनपुट का ऑर्डरिंग क्लियर है, तो आप इन्हीं दो इंफॉर्मेशन से कंक्लूड कर सकते थे कि यहाँ पे P की वैल्यू 1 होना चाहिए, दैट मीन्स द टाइप 1 सिस्टम। तो आंसर ऑफ P विल बी 1। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी P 1 निकला, बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करते तो भी P की वैल्यू कितना निकलता 1। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, थैंक यू।